फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें हम कर रहे हैं हमारा टेस्ट नंबर 6316। लास्ट क्लास में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 84 तक कंप्लीट कर लिया था। बचे हुए क्वेश्चन हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड सांविधिक तरलता अनुपात के भाग के रूप में रखे जाने के पात्र होते हैं। तो ये करेक्ट है। कथन सेकंड दे रखा है, मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड को सरकारी प्रतिभूतियों G-Secs के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है, तथा जो कथन 2 है वो कथन 1 है, इसकी सही व्याख्या भी करता है। मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड IIB एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसे संप्रभु द्वारा जारी किया जाता है। यह बॉन्ड निवेशक को अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के स्तर की परवाह किए बिना एक स्थिर प्रतिफल प्रदान करता है। मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड का मुख्य उद्देश्य निवेशक है उसको अर्थव्यवस्था में व्यापक आर्थिक जोखिम है उनसे बचाव और सुरक्षा प्रदान करना होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, यह स्ट्रीट वेंडर्स को संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, यह रियायती ब्याज दर पर 1 लाख तक के आरंभिक कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करती है। तो ये वाला गलत है। ये जो पैसे हैं वो 1 लाख रुपए नहीं बल्कि कितना है, 10,000 है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला है वो गलत है। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण जो बर्बाद हुए स्ट्रीट वेंडर्स हैं, मतलब जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनको अपनी आजीविका गतिविधि को पुनः शुरू करने के लिए वहनीय कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 87, सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत राजमार्ग निर्माण के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल हैम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, मॉडल के अनुसार सरकार वार्षिक भुगतान वार्षिकी के माध्यम से पहले 5 वर्षों में परियोजना लागत का ठीक 50% योगदान देगी। तो फर्स्ट गलत है, क्योंकि ये 50% नहीं बल्कि 40% जो योगदान देगी। सेकंड दे रखा है, हैम के तहत एक सड़क निर्माणकर्ता सड़क का निर्माण करता है, लेकिन उसे टोल संग्रह के माध्यम से अपने निवेश को वसूल करने की अनुमति नहीं होती है। तो सेकंड वाला करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। सॉरी, सी नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत है, सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 है, पार्टिसिपेटरी नोट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, ये विदेशी क्षेत्राधिकार में सेवी पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक FII द्वारा जारी किया गया एक डेरिवेटिव लिखित है। तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, PNSS में निवेशक अंतर्निहित भारतीय प्रतिभूति को स्वामी होता है। तो ये गलत है। जो PNS है इसमें निवेश करने वाला जो निवेशक है वो मूल भारतीय प्रतिभूति का स्वामी नहीं होता है, बल्कि यह प्रतिभूति उस FII के पास होती है जो PN जारी करता है। थर्ड है, PNS स्वतंत्र रूप से व्यापार योग्य होते हैं और इन्हें आसानी से एक निवेशक से दूसरे निवेशक को हस्तांतरित किया जा सकता है। तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन सी। 1 और 3 करेक्ट है, जो सेकंड वाला है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में सूक्ष्म बीमा माइक्रो इंश्योरेंस है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच बीमा कवरेज को बढ़ावा देना है। तो ये करेक्ट है। सेकंड है, भारत में सूक्ष्म बीमा को विनियमित करने के लिए कोई नियामक निकाय नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि इन पॉलिसी हैं उनको भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण है IRDAI है, इसके द्वारा विनियमित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं पूछा है?
तो इसका आंसर ऑप्शन बी, सेकंड वाला सही नहीं है, फर्स्ट वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत में विमानन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसमें, क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान उन उड़ानों पर लागू है जो 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करती हैं। तो ये गलत है, ये दूरी 1000 नहीं बल्कि 200 किलोमीटर से 800 किलोमीटर की दूरी है। सेकंड दे रखा है, नागरिक विमानन महानिदेशक DGCA नागरिक विमानन है, इसके क्षेत्र में विनियामक निकाय है। तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है। क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना उन उड़ानों पर लागू होती है जो 200 किलोमीटर से 800 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। हालांकि पर्वतीय, दूरस्थ, द्वीपीय और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कोई न्यूनतम जो सीमा है वो निर्धारित नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, वायदा व्युत्पन्न वित्तीय अनुबंध होते हैं जो पक्षकारों को किसी परिसंपत्ति को एक पूर्व निर्धारित भविष्य की तिथि और मूल्य पर खरीदने या बेचने के लिए वादे करते हैं। तो ये करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन, वित्तीय व्युत्पन्न है जो अंतर्निहित परिसंपत्तियों को एक सहमत मूल्य और दर पर खरीदने या बेचने का अधिकार तो देते हैं किंतु इसे बाध्यकारी नहीं बनाते। तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2 करेक्ट है, दोनों ही सही है मतलब। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में पूंजी बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राइट इश्यू पथ का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, मौजूदा इक्विटी शेयरधारकों को उनकी मौजूदा शेयरधारिता के अनुपात में शेयर जारी करना। राइट इश्यूज, तो ये क्या है? ये मौजूदा इक्विटी शेयरधारक है, उनको उनकी मौजूदा शेयरधारिता के अनुपात में शेयर जारी करना है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विनियमित किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों। सेबी भारत में प्रतिभूति बाजार का प्राथमिक विनियामक है। यह स्टॉक एक्सचेंजों पर ETCDS की लिस्टिंग, व्यापार और समाशोधन को नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक भी ETCDS है, इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर सकता है और इसकी समग्र रूपरेखा की निगरानी भी कर सकता है। तो इस तरह से हमारा विकल्प सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय चैंपियन सेवा क्षेत्र की पहचान के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। चैंपियन सेवा क्षेत्र से तात्पर्य वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा चिन्हित उन 12 सेवा क्षेत्रों से है जिनके विकास को बढ़ावा देने और उनकी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने के लिए सरकार विशेष ध्यान देना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 95 है, मसाला बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, मसाला बॉन्ड है ऐसे ऋण के साधन हैं जिन्हें भारतीय पूंजी बाजार है इनके साथ साथ विदेशी पूंजी बाजारों में भी जारी किया जा सकता है। तो फर्स्ट गलत है, ये भारतीय रुपए में मूल्य वर्गित बॉन्ड है जिन्हें केवल विदेशी पूंजी बाजारों में जारी किया जा सकता है। तो ये फर्स्ट वाला गलत हो जाता है, इन्हें भारतीय पूंजी बाजार है उनमें जारी नहीं किया जा सकता है। सेकंड दे रखा है, मसाला बॉन्ड में मुद्रा जोखिम निवेशक पर नहीं बल्कि जारीकर्ता पर होता है। तो ये गलत है क्योंकि जो मुद्रा जोखिम है वो निवेशक पर होता है ना कि जारीकर्ता पर। ये अपोजिट दे रखा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 96, ट्रेजरी बिल टी बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, वे पूंजी बाजार के दीर्घकालिक उपकरण है। तो ये गलत है क्योंकि ये दीर्घकालिक उपकरण नहीं बल्कि अल्पकालिक ऋण उपकरण हैं। सेकंड दे रखा है, टी बिल को सरकार की परिसंपत्ति माना जाता है। तो ये भी गलत है क्योंकि जो टी बिल है ये ऋण उपकरण है और ये भारत सरकार के लिए देयता के रूप में कार्य करते हैं, ना कि इनको परिसंपत्ति माना जाता है। थर्ड दे रखा है, ट्रेजरी बिलों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI है उसकी अनुमति होती है। तो ये करेक्ट है।
उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक करेक्ट है, थर्ड वाला, फर्स्ट एंड सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 97, अभियांत्रिकी खरीद और निर्माण ईपीसी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इस मॉडल में लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी न्यूनतम होती है तथा अभियांत्रिकी विशेषज्ञता प्रदान करने तक ही सीमित होती है, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जमा प्रमाण पत्र और वाणिज्य जो प्रपत्र है, ये निम्नलिखित के वित्तीय उपकरण है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रा बाजार। जमा प्रमाण पत्र और वाणिज्यिक प्रपत्र है, ये मुद्रा बाजार के ऋण उपकरण है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 99, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के एक भाग के रूप में की गई थी, तो ये करेक्ट है। सेकंड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है, तो ये गलत है। ये भारत सरकार कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है, MSDE है, ये इसकी नोडल एजेंसी है, ना कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला है वो गलत है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC यह एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसे 31 जुलाई 2008 है उसको कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत में दूरसंचार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, 5G नेटवर्क की जो शुरुआत है ये भारत के केवल कुछ राज्यों में ही की गई है, तो ये गलत है। वर्तमान में सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 5G नेटवर्क की शुरुआत है वो की जा चुकी है। सेकंड, दूरसंचार क्षेत्र में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है, तो ये भी गलत है। मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र कुछ सुरक्षा उपायों के साथ स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, कोई भी सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये वाला पेपर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।